जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जी हाँ, एमसीक्यूज हमने चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जो कि एमएम एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम एमसीक्यूज पर जाने वाले हैं। एमसीक्यूज से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज आते हैं तो कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे किसी चैप्टर पर, प्लस उसी के साथ साथ कैसे उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस आपकी यहीं पर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम जो चैप्टर वाइज लेने वाले हैं तो इसकी वजह से आपको जो भी चैप्टर्स है वो अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप तैयार हो जाओगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आप उसका जवाब दे सकते हो। हाई यील्डिंग ये जो सीरीज़ है वो रहने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा, उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब होता है ना इफ़िशियंसी, तो काफ़ी इफ़िशियंसी आपकी बढ़ जाएगी चैप्टर्स को लेकर, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें पता नहीं है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से चैप्टर्स जो है उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई पढ़ना कैसे है ना। क्या पढ़ना है सभी को पता है, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता, तो कैसे पढ़ना है ये आपको ये जो सीरीज़ रहेगी इससे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर पॉलिटी ले रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि पूछा जा रहा है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा जिससे कि आपका रिवीजन जो है वो भी यहाँ पर हो जाए चैप्टर को लेकर, प्लस उसी के साथ साथ जो क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको समझ में आए। प्लस हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में काम आ सकती है, ये टेक्निक्स आंसर सॉल्व करने में। तो यहाँ पर 1773 के बारे में बोला गया है, तो अलग अलग वेरियस एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 1773, 84 है ना, काफ़ी सारे एक्ट्स आए हैं। पहले होता था कि 20-20 साल के बाद एक्ट आते थे, देन उसके बाद 10-10 ईयर्स के बाद एक्ट जो है वो आना शुरू हो गए। तो ये सारे एक्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो कुछ कानून लेकर आते हैं। तो शुरुआत होती है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 से ही। अब देखिए यहाँ पर ये यूपीएससी वालों को भी पता है, स्टेट पीएससी वालों को पता है कि भाई आपने यहाँ पर रटाया होगा कि 1773 में हुआ क्या है। इसीलिए यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस है वो कुछ एनालिटिकल बन सकते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर आपको स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं कि फैक्चुअल आ जाए कि भाई उसमें क्या हुआ था, एंड कुछ एनालिटिकल आ जाए कि उसका परिणाम जो है वो क्या हुआ था। तो आपको फैक्चुअल चीज़ें तो याद रहेगी, लेकिन एनालिटिकल चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे। लेकिन हमने जो हमारा कोर्स है उसमें सारी चीज़ें कवर की हुई है, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया एज ब्रिटिश पोजेशन अंडर द एक्ट। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ब्रिटिश का पोजेशन है ना, जो टेरिटरी इंडिया में है वो उस पर ब्रिटिश का पोजेशन है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा है कंपनी सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एज पर दिस एक्ट। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, सबॉर्डिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड तीसरा है ब्रिटिश कैबिनेट। यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट की बात हो रही है, जैसे इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी हमें जो लोकसभा है, राज्यसभा है वो देखने को मिलता है। एंड देन वहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है, एंड वहाँ पर हमें प्रधानमंत्री एंड बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ खास चुनिंदा जो मंत्री लोग हैं उनको लिया जाता है कैबिनेट में। तो यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट इनको राइट दिया गया है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर पहली बार इस एक्ट के तहत, कि भाई आप यहाँ पर इंडिया के जो भी अफेयर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये हमें देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत जो है वो बोल सकते हैं। दूसरा है सबॉर्डिनेट, यहाँ पर बन गया है, अगेन यहाँ पर 1784 हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। एंड वही अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर देख लिया करो, करेक्ट बोला गया है, इनकरेक्ट बोला गया है, सही होते हुए भी आपका जवाब गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब वो होता है ना कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जीतते हुए भी हार जाने वाले को यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है, सी, मतलब यहाँ पर डी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलेगा 3 ओनली, है ना।
तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जिससे कि आप जो टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे नाम से, मयूर मोगरे नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप वहाँ पर फॉलो ज़रूर कीजिए, प्लस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में आता है, कंपनी की टेरिटरी जो है उसको ब्रिटिश पोजीशन ये टर्म किया जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को लार्जर कंट्रोल जो है कंपनी के अफेयर का वो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली कंपनी जो है वो सबॉर्डिनेट बन जाती है स्टेट के, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, सबॉर्डिनेट बन जाती है। देन यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारे उसमें आ जाते हैं। 1773 के इसमें अगर हम देखें तो कंपनी को यहाँ पर जो रेवेन्यू अफेयर है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती है। और यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहली बार रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया है 1773, जहाँ पर पहली बार रेगुलेशन जो है उसकी बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर हम रेगुलेट करेंगे, इंडिया के जो भी अफेयर्स रहेंगे उनको हम रेगुलेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, जैसा मैंने आपसे कहा एमएम अकेडमी ऐप के बारे में, एमएम अकेडमी ऐप पर वेरियस कोर्सेस अवेलेबल है। मतलब जीएस 1, 2, 3, 4 पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया गया है। यहाँ पर आपको जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, देन उसके बाद जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटर सोसाइटी एंड जस्टिस, 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, देन यहाँ पर एथिक्स, सब कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त तरीके से कोर्सेज बनाए गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, क्योंकि एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, आपको रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, अगेन 1773 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पर अगेन करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसे कर्टेल कर दिया गया इन फेवर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल्स। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसकी पावर को कम किया गया है जो गवर्नर जनरल है उनके फेवर में, और उनकी जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की उसके फेवर में। दूसरा है एक्ट जो है वो प्लेस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 3, जो 3 लोगों की काउंसिल है उनकी इसमें प्लेस करता है। एंड जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्क्लोज करने को कहा गया विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जितने भी सिविल और मिलिट्री वाले ऑफिसर्स हैं उन सभी ने जब वो ज्वाइन कर रहे हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसको दिखाना ये अनिवार्य बन जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ था 1773 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, है ना, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसमें मतलब जो रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 उसका ड्रॉबैक ये था कि गवर्नर जनरल मतलब इंडियंस और यूरोपियंस दोनों उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे थे। तो उनको ये पट नहीं रहा था कि भाई गवर्नर जनरल जो है वो कैसे क्या इसमें आ सकता है, वो तो भाई बहुत बड़ा आदमी है। तो इसीलिए फिर ऐसा हुआ कि बीच में एक एक्ट लाया गया, एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 में, और उसके तहत जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसके कम कर दिया गया कि भाई ठीक है तुम इतना बोल रहे हो ना, ठीक है, गवर्नर जनरल जो है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू नहीं होगा। तो ये यहाँ पर किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि 1773 नहीं बल्कि 1781 जो है उसके तहत हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ 3। तो ये भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी गलत हो जाता है क्योंकि 1784 जो है उसके तहत हमें देखने को मिलता है। एंड देन सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को डिस्क्लोज करनी अपनी प्रॉपर्टी, अगेन ये अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि 1786 का जो एक्ट लाया गया था उसके तहत यहाँ पर ये क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो करप्शन को कम करने के लिए जो प्रॉपर्टी है 2 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा और जो भी करप्ट ऑफिशियल्स रहेंगे उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट हैं यहाँ सरासर हो जाते हैं गलत। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है तो एक भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका जवाब रहेगा बी। तो
तो यहाँ पर इसका जवाब जो है बी हो जाता है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि 1781 जो एक्ट है उसके तहत किया गया था। दूसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि 1784 एक्ट के तहत किया गया था। तीसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2 महीने की जो क्राइटेरिया है 1786 का जो एक्ट लाया गया था उसके तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर 1833 का जो एक्ट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। अब यहाँ पर पहला है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, एकदम हाईली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, सेंट्रल मतलब क्या होता है कि एक जो केंद्र है, ठीक है, उस पर सारी पावर जो है वो रहेगी। हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर देखा जाए, देखिए क्या है, साथ साथ में हमें बाकी भी चीज़ें कनेक्ट करके हुए चले तो हमें सारी चीज़ें याद भी होगी, रिकॉल भी होगी और अच्छे तरीके से याद रहेगी भी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, लेकिन कौसी फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब है कि यूनियन जो है, केंद्र जो है वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन बाकी स्टेट जो है वो भी स्ट्रांग है। वो हमें कैसे पता चलता है? हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली राज्य सरकारें लॉज बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही सरकारें जो है वो कानून बना सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर स्टेट्स को भी पावर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंस है जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गया है ना, प्रेसिडेंशियल रूल, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट है उनकी पावर यहाँ पर कम कर दी जाती है और केंद्र के हाथ में चली जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कॉसी फेडरल हमारे यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलती है, जहाँ पर स्टेट्स को पावर है लेकिन सेंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सब कुछ सेंटर के हाथ में ले लिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1833 एक्ट के तहत। तो अगर हम 1833 देखते हैं तो बेसिकली क्या हुआ था, मतलब जो अलग अलग, मतलब यहाँ पर जैसे हम स्टेट्स की बात कर सकते हैं कि सेंटर में प्रधानमंत्री, बाकी स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं ये हम बोल सकते हैं इनके पास भी पावर है। तो समझ लीजिए इनकी पावर छीन कर दे दी गई किसके पास? प्रधानमंत्री के पास, मतलब सेंटर के पास। उसी तरीके से इसमें हम सेंट्रलाइज्ड कब बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस थे, है ना। हमें बॉम्बे प्रोविंस देखने को मिलता था, मद्रास प्रोविंस देखने को मिलता था, एंड बंगाल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग था। और यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल वाले को अब यहाँ पर पूरा इंडिया जो है उसका बना दिया गया था। अब इंडिया का बना दिया गया है, मतलब क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास जो है उसको अब यहाँ पर सबॉर्डिनेट कर दिया गया है पूरी तरीके से, है ना, कंप्लीट यहाँ पर अंडर में ला दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रलाइज चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे एबॉलिश कर दिया गया सभी सेक्टर्स में। कुछ जो मोनोपोली है, पहले तो कंप्लीट मोनोपोली थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही इंडिया में ट्रेड कर सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ मोनोपोली को हटा दिया गया था। चाय मतलब टी और चाइना, इसमें सिर्फ मोनोपोली जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की रखी गई थी। लेकिन देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंप्लीट मोनोपोली जो है वो हटा दी गई इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही देखने को मिलता है। इसको सेंट हेलेना एक्ट जो है वो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देन लॉ मेंबर जो है इंट्रोड्यूस किए गए एज फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर क्या हुआ कि लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब लॉ जो है उसमें समस्या क्या आ रही थी कि भाई इसने चोरी की तो इसके 2 महीने की सज़ा, इसने चोरी की इसको 4 साल की सज़ा। तो ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इसलिए क्या था, लॉ यहाँ पर प्रॉपर रहना ज़रूरी था, लॉ कोडिफाइड होना ज़रूरी था, है ना। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर कि लॉ मेंबर जो है इंट्रोड्यूस किया गया फुल मेंबर टू गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर हो जाता है गलत। यहाँ पर क्या है कि जो बेसिकली लॉ मेंबर है, ठीक है, लॉ मेंबर है, उसको ऐड किया गया था गवर्नर जनरल्स के काउंसिल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फोर्थ अगर हम देखते हैं, यूरोपियंस ये बाय भी कर सकते थे, लैंड परचेज भी कर सकते थे, प्रॉपर्टी इन इंडिया एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज था, मोनोपोली हटा दी गई थी, थर्ड गलत हो जाता है, फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1, 2 का 4 यहाँ पर सही जवाब है, मतलब बी यहाँ पर हमें सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1833 बंगाल, मद्रास, बॉम्बे
सभी टेरिटरीज जो उनको कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में डाल दिया जाता है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बॉम्बे एंड मद्रास ड्रास्टिकली उनकी पावर को डिप्राइव कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आप बॉम्बे मद्रास समझ लो कि यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, इस तरीके इनकी पावर्स यहाँ पर कम कर दी गई, ऐसा यहाँ पर समझ लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं तो ये करेक्ट है। इसके तहत 20 ईयर्स कंपनी जो है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब क्राउन के नाम पर, मतलब यहाँ पर जो कंप्लीट मोनोपोली थी चाय और चाइना, ये दोनों की भी हटा दी गई, बंद कर दी गई। तीसरा इनकरेक्ट है, लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में प्रोफेशनल एडवाइस के लिए लॉ मेकिंग के, है ना। और इस 53 में लॉ मेंबर जो है फुल मेंबर यहाँ पर बनता है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो यहाँ पर फुल मेंबर जो है वो नहीं बनाया जाता है 1833 में। और 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जो यूरोपियंस हैं उनको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दी गई थी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है 4th क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1858 का जो एक्ट है उसके तहत कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इसको एक्सरसाइज किया गया बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। दूसरा है काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें एक्सक्लूसिवली जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उनको शामिल किया गया। और तीसरा है एंटायर मशीनरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेटिक थी नेचर में। तो अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है कि पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन जो उसको एक्सरसाइज किया जाता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है ये, है ना, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्राइज था एक्सक्लूसिवली ऑफ द पीपल फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश इंडिया ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, एंटायर मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेटिक थी नेचर में। ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, तो बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेटिक हमें देखने को मिल रहा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पर गलत है, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलेगा C1 and 3 ओनली, है ना, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। बराबर है, सही है, गलत हो आप। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है नॉट करेक्ट है, करेक्ट है, ये पूछा गया है ये बोलना। इसीलिए यहाँ पर ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई देता है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, तो इसका जवाब क्या रहेगा, जवाब यहाँ पर रहेगा A2 ओनली। समझ में आ रहा है आपको, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है। तो गलती से आपके मार्क्स चले जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसके द्वारा किया गया था। दूसरा इनकरेक्ट है, काउंसिल जो है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, वहाँ से थी, है ना, कुछ नॉमिनीज थे क्राउन के और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के भी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है ना, मतलब इसके फीचर्स अगर हम देखते हैं तो यूनिटरी बट सेंट्रलाइज काफ़ी ज़्यादा था और ब्यूरोक्रेटिक था नेचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और नॉट करेक्ट जो है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अब यहाँ पर अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो विमेन है उनको राइट दिया गया था टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश इंडिया। पहली बार वोट करने का अधिकार जो है वो दिया गया था 1909 एक्ट के तहत। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 गेव राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन टू विमेन इन इंडिया। जो महिलाएं हैं उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार 1919 के एक्ट के तहत दिया गया। और तीसरा है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है महिलाओं के लिए वो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। तो अब यहाँ पर आपको नॉट करेक्ट जो है वो पूछा गया है। पहला अगर आप देखोगे तो सरासर गलत है। जो राइट टू वोट है ये बेसिकली 1909 नहीं बल्कि 1919 के एक्ट के तहत दिया गया था। याद कीजिए जो हमने कवर किया है ना, सीधी महिलाओं की फ़ोटो मैंने लगाई थी वहाँ पर, जिससे कि उनको राइट टू वोट जो है वो दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकती थी महिलाएं। अरे भाई ये तो गलत हो जाता है यार, क्योंकि ये 1919 जो है उसके तहत सिर्फ वोट करने का अधिकार दिया गया था। तो सोचिए जब वोट करने का अधिकार दिया जा रहा है तो फिर वहाँ पर वो कैसे दिया जाएगा। तो वो ये 1935 का जो एक्ट है उसके तहत किया गया था। एंड यहाँ पर 1935 एक्ट के तहत ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ताकि जो महिलाएं खड़ी है उनको वोट कर पाए सिर्फ महिलाएं। तो
तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर पूछा गया नॉट करेक्ट, इसलिए इसका बी जो है वो सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1919 के एक्ट के तहत इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर, इनको बाइकैमेलिज्म सिस्टम में प्लेस किया गया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको वोट करने का अधिकार जो है वो भी दिया गया था, है ना। और वो भी सबको नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 1919 नहीं 1935 एक्ट के तहत इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार दिया गया। और 1935 एक्ट के तहत ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो भी प्रोवाइड किया गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस मैं पूरे उस लेवल के ला रहा हूँ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो एक्ट है वो आपको पहचानना है कि भाई एक्ट कौन सा है ये स्टेटमेंट्स के तहत। 2 ही स्टेटमेंट है, काफ़ी ईजी है। गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो काउंसिल जो है उसको ओवरराइड कर सकता है और उसको कमांडर इन चीफ जो है वो बना दिया गया था। अब यहाँ पर मैंने पढ़ाते समय भी, जब मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स ले रहा था उस समय भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोला है कि भाई कमांडर इन चीफ कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो इसलिए सीधा आपने कमांडर इन चीफ देख लिया, आप इसका जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। लेकिन सीवियर पनिशमेंट जो है करप्ट ऑफिसर्स को, वो भी मेंशन की गई थी। अब देखिए 1773 एक्ट जो है वो तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें करप्शन के बारे में पता ही नहीं था कि करप्शन हो रहा है। मतलब बेसिकली जो करप्शन है इतना ज़्यादा गूंथ गया है कि लोग अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, है ना। इससे 1773 में वो सब नहीं किया गया था। 1773 में कड़े कानून नहीं लाए गए थे कि बहुत ज़्यादा जो यूरोपियंस हैं उन पर कड़े कानून लाए जाए। 1813 ये बहुत डिले हो जाता है। मेन इसमें 1813 का फीचर था कि भाई यहाँ पर चाय और चाइना तक उनकी जो मोनोपोली उसको सीमित कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक्ट बनता है 1786 का और यही यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट है जो हमने लेक्चर लिया है उसका, तो किस तरीके से फ़ोटो के ज़रिए मैंने आपको समझाया है पॉलिटी में, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गवर्नर जनरल को उसको पावर दी गई थी ओवरराइड करने की और कमांडर इन चीफ बना दिया गया था 1786 के एक्ट के तहत। और सीवियर पनिशमेंट जो है करप्ट ऑफिशियल्स को वो दिया गया था, 2 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, ये भी यहाँ पर लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग 1833 एक्ट। 1833 अगेंस्ट सेंट हेलेना एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लॉ कमीशन जो है फॉर्म किया गया फॉर क्वालिफाइंग एंड कंसोलिडेटिंग एंड इम्प्रूविंग द इंडियन लॉ। लॉ कमीशन यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो लॉज है उनको इम्प्रूव किया जा सके। जो स्लेवरी है उसको एबॉलिश करने के मेजर्स यहाँ पर लिए जाते हैं, जिससे कि जो कंडीशन है स्लेव्स की उसको इम्प्रूव किया जाए। जो कंपनी के डेप्थ है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ कमीशन जो है वो यहाँ पर लाया गया था जिससे कि सही लॉज यहाँ पर बन सके। जो एबॉलिशन है स्लेवरी का वो भी यहाँ पर किया गया एंड डेथ जो है वो भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिए गए। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, जवाब इसका हमें डी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सारे फीचर्स मैंने दिए हुए हैं जो हमें 1833 एक्ट में देखने को मिलते हैं। बाकी फ़ोटोज़ के ज़रिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर जो है पॉलिटी के उसमें समझाए हुए हैं। तो कंपनी की मोनोपोली जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो मिनिस्टर बन जाता है इंडियन अफेयर का। जो सिस्टम है ओपन कंपटीशन की सिविल सर्विस में उसका अटेम्प्ट किया जाता है, लाया तो 53 में जाता है। देन नंबर ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जो है उसको अगेन 4 पे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बेसिकली फीचर्स दिए गए हैं 1861 एक्ट के। तो अब यहाँ पर 1861 एक्ट जो है उसमें क्या क्या हुआ था ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन के ज़रिए बताना है। तो मतलब काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि सीधे फीचर्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और फीचर्स में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर आपको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर फीचर्स क्या के बोले गए हैं, फीचर्स यहाँ पर बोले गए हैं 1861 एक्ट के। 1861 मतलब 1857 में जो युद्ध है वो होता है। देन उसके बाद 1858 में सेंट्रलाइज्ड एक्ट लाया जाता है जहाँ पर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर 1861 आता है। 1858 में वॉइसरॉय की जो पावर थी उसको थोड़ा कम कर दिया जाता था, कर्टेल किया गया था। एंड देन 1861 एक्ट के तहत उसको अपनी पावर जो है वापस सौंप दी जाती है। तो बेसिकली रिवोल्ट के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है। तो काफ़ी
सोच पूछ के काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है, मतलब जो ब्रिटिश में चीज़ें चल रही थी उसको अब थोड़ा बहुत यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस लॉ मेकिंग में बिल्कुल सही, लॉ मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस, भाई इंडिया वालों को खुश करना है ना, इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए, हमने वहाँ पर कवर किया था। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अगेन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो 1858 में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल सही है। एंड पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे हमें यहाँ भी देखने को मिलता है ना, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, इनको ये मिनिस्ट्री दी गई, इनको फलाना दिया गया बट इनका ना, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम तब की हमें देखने को मिलती है। तो ये चारों यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका जवाब जो है हमें डी देखने को मिलता है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के तहत लाई गई थी, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस जो है वो लाया गया था। वॉइस रॉय जो है वो बेसिकली यहाँ पर नॉमिनेट करते थे, है ना, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे हमें देखने को मिलता था, उसने 3 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉमिनेट किए थे इंडियंस को। उसमें कौन कौन थे? एक तो थे राजा ऑफ बनारस, देखिए हैंडराइटिंग में लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा इसलिए मैं फास्ट में लिख रहा हूँ। देन महाराजा ऑफ पटियाला, एंड देन उसके बाद सर दिनकर राव। तो ये हमें 3 जो है वो मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो उसमें लाए गए थे। देन उसी के साथ साथ हमें जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो भी देखने को मिलती है। बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर जो है उनको दे दिए गए थे, है ना, जो प्रोविंसेस है उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्थापित किए गए थे, जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, ये सारी जगहों पर, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो भी लाई गई थी। वॉइस रॉय को काफ़ी सशक्त किया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है इस एक्ट के तहत। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है बेसिकली 1892 का जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब 1892 एक्ट के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला, इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, कि भाई यहाँ पर पहला स्टेप था जो रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा था। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत इलेक्शन जो है, ठीक है, कंप्लीट इलेक्शन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्म जो है उसका लाया जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रिवेंटेड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट जनता जो है वो चुनकर नहीं दे रही है ना। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग इलाइट लोग, एंड देन वो लोग जो है वो यहाँ पर चुनकर दे रहे हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और इनडायरेक्ट इलेक्शन की वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है पब्लिक का और रिप्रेजेंटेटिव्स का वो नहीं होता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये इस एक्ट के तहत नहीं किया गया था। ए इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो 1892 एक्ट के तहत क्या क्या किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल, है ना, नॉमिनेट कर सकते थे। इनको एम्पावर किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि लॉज बना सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं पुराने लॉज को। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिलिबरेट पावर, यहाँ पर बजट डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जा सकते थे, या फिर वोट जो है वो भी नहीं किया जा सकता था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, और अगेन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको पहचानना है। तो पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 ये एनैक्ट किया गया टू कंसोलिडेट ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। अब देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसने सब्जेक्ट डिवाइड किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कैटेगरीज में, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसका जवाब हमें सी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 है उसको पास किया गया था ताकि जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के उनको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस वो यहाँ पर एनैक्ट की जा सके। और दूसरा भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लाया जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट लाए गए थे, बाइकैमरलिज्म जो है वो लाया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो। देन उसके बाद 11th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऐसे भी कई बार आपको क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये कौन सा फीचर नहीं है। तो इसने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना।
तो ये होने की वजह से कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टिंग्विश किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या गया, नॉट अ फीचर। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट ये देखते हैं हाँ चलो ये सही है, चलो ए टिक कर दो। अरे बाबा यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ठीक है। स्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, अरे भाई वही तो है बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। डबल गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हुई थी, बिल्कुल सही है। देन नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्टैब्लिश किया गया है पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करने के लिए। एंड गवर्नर जनरल पावर जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया और दी प्रेसिडेंसीज। ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये यहाँ पर नहीं हुआ था। ये बेसिकली आप देखोगे तो 1793 एक्ट जो है उसके तहत किया गया था कि प्रेसिडेंसीज जो है उसके ऊपर गवर्नर जनरल का पावर स्ट्रेंथन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। तो यहाँ पर 1853 एक्ट जो है उसके फीचर नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम, रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स, बिल्कुल सही है। 1833 एक्ट जो है उसके तहत अटेम्प्ट किया गया था ओपन कंपटीशन लाने का, नहीं हो पाया, 1853 में लाया गया। कंपनी का रूल जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बताया गया कब तक। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलता है, पहले 20-20 साल इस तरीके से रहता था। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो यहाँ पर लाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। एबोलिश्ड कमर्शियल बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये यहाँ पर गलत हो जाता है भाई साहब, मतलब डी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है नॉट अ फीचर में, ठीक है। तो यहाँ पर डी इसका बेसिकली सही जवाब है, क्योंकि देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए गए थे वो यहाँ पर एबॉलिश किया गया था 1858 एक्ट के तहत, है ना। उसके तहत यहाँ पर ख़त्म जो है वो किया गया था। बेसिकली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर जो है वो भी ले ली गई थी 1858 एक्ट के, अगर हम बात करते हैं सारी पावर्स भी ले ली गई थी। देन उसके बाद यहाँ पर जो डिसिग्नेशन है वो भी चेंज किया गया था, वॉइस रॉय जो है वो कर दिया गया था। जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको भी ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। और जो नया ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और स्टैनले जो है वो यहाँ पर बना था। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आपको इसके बारे में पता रहनी चाहिए। और देखिए जो 1935 का एक्ट है, 1947 का एक्ट है, वो यहाँ पर उस पर क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड था। क्योंकि आज जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली है 1935 से ली हुई है ना। इसीलिए ये वाली जो चीज़ है कि 1935 एक्ट के बारे में, ये हम जब वो वाला चैप्टर लेंगे कि कहाँ कहाँ से हमने बोरो किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वो वाला चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया कि डबल फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। और 1947 जो है सब कुछ एबॉलिश कर दिया गया था जो उसके टाइम पीरियड में था, बस एक जो माउंटबेटन है वो एक कंटिन्यू था, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी तो सारे एक्ट जो है वो हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया, और आपकी रिवीजन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई होगी। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए, एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, बाकी कोर्सेज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।